शिक्षार्थियों, नमो नमः। आज हम पढ़ेंगे आसान सी ट्रिक के साथ, जिससे कि आप परीक्षा में अच्छे अंक ला सकें। घर की याद कविता है, लंबी कविता है, भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा लिखित घर की याद। यह पाठ ना सिर्फ घर की याद दिलाता है, बल्कि उन क्रांतिकारियों, स्वतंत्रता सेनानियों की एक बार फिर से याद दिलाता है, जिन्होंने देश की आजादी के लिए जेल जाना मंजूर किया और अपने जीवन के कीमती वर्ष जेल में, काल कोठरी में बिताए। अब वहां जो हमारे सेनानी हैं, स्वतंत्रता सेनानी, काल कोठरी में बारिश, गर्मी, सर्दी का मौसम सहते हैं। अब हमारे इस कवि को भी जेल से बाहर का नजारा दिखा, झमाझम बारिश हो रही है, सावन का महीना है। ऐसे में उसे अपने घर की याद, जो कि बहुत दूर है, वो यादें जीवित हो जाती हैं। तो इस कविता में सलाखें हैं, सावन है, स्मृतियों का एक वैचारिक द्वंद्व है। 3S बने रहिए, पूरी वीडियो देखिएगा और मैं आपको बताने वाली हूँ 3S की ट्रिक, आसान से ट्रिक कि कम से कम समय में कैसे पूरा चैप्टर आप याद कर लें, समझ लें की फैक्टर। बने रहिएगा। 1942 के कारावास से उपजी एक ऐतिहासिक और भावपूर्ण काव्य यात्रा हम पढ़ने जा रहे हैं। 1942 में राष्ट्र का आह्वान महात्मा गांधी का भारत छोड़ो आंदोलन द्वारा हुआ। देश भर में स्वाधीनता की लहर हो गई, जिसने अनगिनत युवाओं को अपना सब कुछ त्यागने के लिए प्रेरित किया। और सच्चाई क्या रही फिर? अंग्रेजों ने जेल में डाल दिया आंदोलनकारियों को। हमारे कवि, जो कि उस समय आंदोलनकारी थे, उन्हें भी 3 साल की सजा हुई। राष्ट्रीय कर्तव्य निभाने की कीमत, भवानी प्रसाद मिश्र को ब्रिटिश सरकार द्वारा जेल की सजा हुई। और जो एनालाइज हुआ, यह कविता केवल घर की याद नहीं है, बल्कि राष्ट्र प्रेम के लिए चुकाई गई व्यक्तिगत और पारिवारिक कीमत का एक जीवंत दस्तावेज है, एक अनुभव है जो उन्होंने उस समय अंग्रेज जेल में महसूस किया। पाठ का उद्देश्य क्या है, क्यों पढ़ी यह पाठ बच्चे? तो यह हृदय और राष्ट्र का द्वंद्व दिखाता है पाठ। ये बताता है कि पारिवारिक रिश्ते, नाते एक तरफ हो जाते हैं और दूसरी तरफ पढ़ने में अपना देश है, राष्ट्र है। एक तरफ हृदय और परिवार है, परिवार के प्रति अगाध प्रेम होता ही है, इंसान होने के नाते बिछड़ने की पीड़ा होती है, एकांत का मानसिक द्वंद चलता है। तो दूसरी तरफ राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव है, 1942 के स्वतंत्रता संग्राम में भागीदारी और मातृभूमि के लिए सर्वस्व त्याग। एक स्वतंत्रता सेनानी के भीतर चलने वाले भावनात्मक संघर्ष कि वही परिवार से दूर रह के वो सही कर रहा है, गलत कर रहा है, देशभक्ति की डगर उसकी सही है, अनुचित है, ये सब द्वंद्व उसके भीतर चल रहा है और वह देशभक्ति की अडिग भावना को समझता है और वही वह सब हमें यहाँ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये देखिए, एक प्यारा सा माइंड मैप है, घर की याद। भवानी प्रसाद मिश्र की इस कविता में हम पढ़ेंगे कि यह गीत फरोश उनका जो कविता संग्रह है उससे लिया गया है, ठीक है। और ये गंगा कक्षा 9 की एनसीईआरटी की पुस्तक में है। ये पाठ 12 है। घर, गांव और प्रकृति की याद उसे कैसे आती है कवि को जेल में रहते हुए, उसका एक सजीव वर्णन है। कविता का भाव अपनों की याद है, देशभक्ति की भावना है, स्मृतियों की मधुरता है, माँ, बहन, पिताजी, भाइयों की याद में कवि कैसे तड़पता है, उसका इसमें परिचय दिया गया है। भाषा शैली सरल, सहज, भावपूर्ण, चित्रात्मक है। प्रकृति की अनुभूतियां हैं। कविता का संदेश क्या है? देशभक्ति, अपने घर, गांव, प्रकृति से प्रेम करो, अपनी जड़ों को मत भूलो। स्मृतियां जीवन को संवेदनशील और समृद्ध बनाती हैं। कविता का सार है फिर, ठीक है।
प्रमुख बिंब दिए हुए हैं, जैसे बादल, वर्षा, पेड़ पौधे, गांव की गलियां, मिट्टी की खुशबू, घर का आंगन। तो आइए पहले देखते हैं कवि परिचय। तो भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म 1913 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद, जो कि अब नर्मदापुरम में हुआ था। साहित्य के साथ साथ स्वाधीनता आंदोलन में जिन कवियों की सक्रिय भागीदारी थी, उनमें ये प्रमुख हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं गीत फरोश, खुशबू के शिलालेख, चकित है दुख, अंधेरी कविताएं, बुनी हुई रस्सी, कवितांतर, शतदल, गांधी पंचशती, त्रिकाल संध्या आदि हैं। बुनी हुई रस्सी कविता संग्रह पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। भवानी प्रसाद मिश्र ने राष्ट्रभाषा प्रचार समिति में कार्य किया। सन 1952-55 तक हैदराबाद से प्रकाशित हिंदी की लोकप्रिय साहित्यिक पत्रिका कल्पना का संपादन भी किया। सन 1955-58 के बीच वे आकाशवाणी के हिंदी कार्यक्रमों से संबद्ध भी रहे। उन्होंने संपूर्ण गांधी वाङ्मय, वाङ्मय कहते हैं बच्चों साहित्य को, तो उसका संग्रह भी किया। 1985 में उनका निधन हो गया, यानी कि देहावसान हो गया। तो ये जो कविता है, जैसे कि चित्र में देख रहे हैं, घर की याद कवि को सता रही है। ठीक है, जेल में बंद होने के कारण वो अपने परिवार के सदस्यों को मिलने जा भी नहीं सकता। बारिश हो रही है और ऐसे में बारिश की याद, मिट्टी की खुशबू, अपना गांव, घर, ये सभी के उसके मन में बसते हैं, उसे याद आते हैं। ठीक है, कवि को अपने बचपन के घर, आंगन, पेड़ पौधे और गांव की याद आती है। तो बरसात की बूंदों के बीच यह घर सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि लेखक की आत्मा का दर्पण है। यह एक ऐसा स्थान है जहां शब्द और बारिश के सुर मिलते हैं। यहाँ हर बारिश लेखक के लिए पुरानी यादों और नई प्रेरणाओं के साथ लाती है। ठीक है, ये देखिए हमारे कवि महोदय। अब माइंड मैप जो है हमें चीजें आसान कर देता है। हम ना की पॉइंटर्स उसके फटाफट याद कर सकते हैं। जैसे केंद्रीय विषय क्या है? केंद्रीय विषय है जेल प्रवास के दौरान घर की याद, सावन की वर्षा से स्मृतियां। सावन एक दूत बन के जैसे आया है, वह उसको संदेश भी देता है कि तुम जैसे यहाँ बरस रहे हो, वहां मेरे घर जाओ, माँ को संदेश दे दो, कुशलता का संदेश दे दे। सावधानी, जेल का दुख न बताए, है ना, उसे अलर्ट भी करता है। अनपढ़ माँ है, पत्र नहीं लिख सकती, पर धैर्य और ममता की प्रतिमूर्ति है। जेल तक प्यार का महसूस वह माँ की ममता करता है कि अगर वह लिख पाती तो उसकी चिट्ठी मुझे मिल पाती। घर का स्वरूप, खुशियों का घर, हाउस ऑफ हैप्पीनेस, हैप्पीनेस स्वीट होम कहते हैं, प्यार का घर। चार भाई हैं जो उसकी भुजाएं हैं, चार बहनें हैं जो ममता स्नेह का प्रतीक है। ऊर्जावान 75 वर्ष में युवाओं का जोश है। पिता का व्यक्तित्व दिखाया है, धार्मिक और स्वस्थ है, गीता का पाठ करते हैं, व्यायाम करते हैं और भावुक हैं 5वें बेटे की याद में। कविता का मुख्य संदेश क्या है? कठिन समय में परिवार का संबल, देशभक्ति, पारिवारिक कर्तव्य। विस्तार से हम और जानेंगे। ठीक है, तो स्मृतियों का झरोका है, एक संक्षिप्त सार है ना। भाइयों की भुजाओं का बल, वर्षा की रात और एकांत, माँ की अनलिखी ममता, बहनों का स्नेह, पिता का भावुक हृदय। कुल मिलाकर भवानी प्रसाद मिश्र को जेल की काल कोठरी में बरसता हुआ सावन कवि के हृदय के लिए एक दूत बन जाता है, जो उन्हें उनके परिवार से मानसिक रूप से जोड़ देता है। घर की याद आती है। ठीक है, मुख्य बिंदु क्या है कविता के? कवि को अपने घर और परिवार की याद आती है। गांव का प्राकृतिक वातावरण और सादगी उसे बहुत प्रिय है। बादल और बारिश गांव की याद को और गहरा कर देते हैं। कवि शहर की कृत्रिम जीवन से उबकर अपने गांव के सरल और स्नेहपूर्ण जीवन को याद करता है और उसकी मन को भावुकता से भर देता है। कविता का मूल भाव यानी कि सार क्या है? तो घर की याद कविता जेल में बंद कवि भवानी प्रसाद मिश्र के प्रति उनके अगाध प्रेम को दर्शाती है। बाहर हो रही मूसलाधार बारिश को देखकर कवि को अपने घर, माता पिता और 8 भाई बहनों की बहुत याद आती है। वे अपने लाडली पिता और ममतामयी माँ के स्नेह को याद कर भावुक हो जाते हैं। जेल
कि एकाकी पीड़ा में, एकाकी मतलब अकेलेपन में कवि सावन दूत बनकर संदेश भेजते हैं घर पर कि वे वहां पर खुश हैं, चिंता ना करें, ताकि उनका परिवार उनकी स्थिति जानकर दुखी ना हो जाए। यह कविता पारिवारिक स्नेह और स्मृतियों का एक मार्मिक दस्तावेज है। इतना आप याद कर लीजिएगा, आपका 60% चैप्टर तैयार हो जाएगा। तो भवानी प्रसाद मिश्र ने 1942 के, ये इस पाठ की पृष्ठभूमि है, बैकग्राउंड है, ये परिचय भी है कविता का, ये आप सीख लेते हैं तो आप समझिए कि 90% उत्तर आपने कर लिए इस कविता के तैयार। तो भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया, जिसके चलते ब्रिटिश सरकार ने उन्हें 3 वर्ष के लिए कारावास का दंड दिया, यानी कि जेल की सजा सुनाई। 1942 के स्वाधीनता आंदोलन के समय जेल में रहते हुए ही उन्होंने घर की याद कविता लिखी। परिवार की स्मृति ही इस कविता की केंद्रीय संवेदना है। कारावास के समय घर को याद करते हुए कवि की स्मृति में उनके परिजन एक एक करके सम्मिलित होते चले जाते हैं। कवि सावन के बादल द्वारा परिवार को संदेश भेज रहा है और उससे आग्रह करता है कि वह उन्हें जेल के कष्टों के विषय में ना बताए और सांत्वना दे, तसल्ली बंधाए कि मैं ठीक हूँ। स्मृतियों की बारिश हो रही है, जैसे कि आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिर रहा है। उत्प्रेरक है यहाँ पर, है ना? क्या है उत्प्रेरक? ट्रिगर क्या हो रहा है कि सावन जो है उसे ट्रिगर कर रहा है। सावन की लगातार बारिश कवि के हृदय में सोई हुई यादों को जगा देती है। अब इसमें सिंबॉलिक क्या है, प्रतीक क्या है? बाहर गिरता पानी और भीतर मन में उमड़ता यादों का सावन सैलाब जैसे बह रहा है। भाव क्या है? अकेलेपन की पीड़ा और सुखद पारिवारिक स्मृतियों के बीच का अंतर यहाँ पे हमें पता चल रहा है। अब आइए देखिए, पूरी कविता मैं आपको पढ़ती हूँ और समझाती हूँ। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है। अब सवेरा हो गया है, कब सवेरा हो गया है, ठीक से मैंने न जाना, बहुत सोकर सिर्फ माना, क्योंकि बादल की अंधेरी है, अभी तक भी घनेरी, अभी तक चुपचाप है, रात वाली छाप है सब। अब अंधेरी काल कोठरी में बंद है तो क्या दिन और क्या रात, उससे तो अंधेरा ही लग रहा है भाई, क्योंकि बादल की अंधेरी है, अभी तक घनेरी, है ना? इसी से पता चल रहा है, राइट? तो फिर पानी रहा झराझर, हिल रहे हैं पत्ते हराहर, बह रही है हवा सरसर, कांपते हैं प्राण थर थर। अब देखिए, झराझर, हराहर, है ना, ये रिथमिक वर्ड हैं, ये नाद सौंदर्य कविता में उत्पन्न कर रहे हैं। इनका कोई विशेष अर्थ नहीं है, लेकिन फिर भी काव्य सौंदर्य के लिए ये अछूते हैं, विशेष है। बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है, घर की मुझसे दूर है जो, पर खुशी का दूर है जो, घर की घर में चार भाई, सब में हित भाई बहन भाई, बाप के घर हाय रे परिताप के घर, आज का दिन दिन नहीं है, क्योंकि इसका छिन्न नहीं है, एक छिन्न 100 बरस है रे, हाय कैसा तरस है रे। घर की घर में सब जुड़े हैं, सब के इतने कब जुड़े हैं, चार भाई चार बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें, मतलब कह रहे हैं कि उसके जो भाई हैं चार, वो उसकी मानो चार भुजाएं हैं, और बहनें उसे ममता देती हैं, प्यार देती हैं, उसका प्यार है। और माँ बिन पड़ी मेरी दुख में वह गढ़ी मेरी, माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर, माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा। मतलब कवि जो है जेल की कोठरी में भी माँ की ममता फील कर रहा है। उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता, और पानी गिर रहा है, घर चतुर्दिक घिर रहा है, पिताजी भोले बहादुर, है ना, रंगबुझा नवनीत साउर, वो जो है पिता है उनके भोले भाले हैं, मक्खन जैसा उनका कोमल हृदय है, चारों तरफ से पानी बहुत बरस रहा है। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं,
इनसे पता चल रहा है कि उनके पापा बेशक बूढ़े हैं लेकिन नौजवानों जैसा ही दिखते हैं, जोशीले हैं। माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा उसे लिखना नहीं आता, जो कि उसका पत्र पाता। बिन पढ़ी माँ है, निरक्षर होने के बावजूद उसका प्रेम किसी भाषा या पत्र का मोहताज नहीं है। अदृश्य ऊर्जा माँ की ममता एक ऐसी स्नेह धारा है जो जेल की कठोर दीवारों को पार कर कवि के माथे तक पहुंचती है। गोद में सिर रख लिया तो फिर दुख नहीं होगा। माँ के माँ की विशेषताएं हैं, देखिए वो अनपढ़ है लेकिन प्यार से भरपूर है, स्नेह की विशालता है उसके हृदय में, दुख में गड़ी है और परम शांति है उस जिसकी गोद में सिर रख लिया तो फिर दुख नहीं होगा। फिर आगे देखिए ये कविता है, आप पढ़िए इसे, एंजॉय करिए, बड़ी कविता है, पीपीटी बड़ी हो जाएगी। मैं इसके एनालाइज करती हूँ आपको, ठीक है। पिता कैसे हैं? वज्र सा शरीर है, मतलब वो बलिष्ठ है, मजबूत है। नवनीत साउर, उनका मक्खन जैसा हृदय है, भोले पिता है उनका, ठीक है। और सावन से संवाद अंत में वो कवि क्या कह रहे हैं कि अंत में कह रहे हैं कि हे सजीले हरे सावन तुम बरस लो वे न बरसे। महत्वपूर्ण पंक्ति है ये अंत की। इनके माध्यम से कवि कहना चाह रहे हैं कि हे सावन तुम चाहे जितनी बारिश कर लो, एक गुजारिश है, मेरे माता पिता की आंखों से मत बरसना। बस इतना ध्यान करना। कभी अपने माता पिता को पीड़ा से बचाने के लिए सावन दूत से अपने सत्य पर पर्दा डालने का आग्रह करता है। क्या कह रहा है वो? कहना ही ना मौन हूँ मैं, खुद न समझू कौन हूँ मैं, देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन तुम बरस लो वे न बरसे, पांच वे को वे न तरसे। कवि उनके माता पिता का मतलब पांचवें पुत्र हैं, तो वो कह रहे हैं कि तुम चाहे जितना बरस लो मेरी याद में, बस उनके आंख न बरसे, नेत्र न बरसे, ठीक है। पांचवें पुत्र को मिलने के लिए वे व्याकुल ना हो जाए। ये देखिए ये आपके बहुविकल्पीय प्रश्न है। कविता का शिल्प सौंदर्य क्या है? कविता में झराझर, सरसर, थर-थर ये नाद सौंदर्य के ध्वन्यात्मक शब्द आए हैं, ठीक है। मानवीकरण अलंकार कहाँ है? जैसे सावन को एक सजीले, पुण्य और पावन दूत के रूप में जब कवि प्रस्तुत करता है, हे सजीले हरे सावन में मानवीकरण अलंकार है ना। और लोक भाषा की सहजता, संस्कृतनिष्ठ हिंदी के बजाय अत्यंत सरल बोलचाल की और हृदय स्पर्शी भाषा का प्रयोग हुआ है। दृश्य बिंब क्या है? पिता के व्यायाम करने, मुखदर हिलाने और बहन के मायके आने का सजीव और गतिशील चित्रण है। मेरे उत्तर मेरे तर्क, बहुविकल्पी प्रश्न। भवानी प्रसाद मिश्र ने यह कविता कहाँ और क्यों लिखी? जेल से परिवार के लिए लिखी। लगातार बरसता पानी कवि के मन की किस भावना का परिचायक है? घर की याद और अकेलेपन की पीड़ा। वज्र भुज नवनीत सौर पंक्ति के माध्यम से पिता की कैसी छवि प्रस्तुत की गई है? दृढ़ और संवेदनशील पिता की जो है छवि उभरती है। चौथा प्रश्न देखिए, वज्र भुज नवनीत साउर पंक्ति से पिता के व्यक्तित्व की कैसी छवि प्रस्तुत की है? दृढ़ और संवेदनशील। पांचवा, एक पत्ता टूट जाए बस की धारा रूठ जाए, किस ओर संकेत कर रही है पंक्ति? पिता की भावुकता की ओर, क्योंकि पिता अपने बच्चों यानी बच्चों से इतना प्यार करते हैं कि एक की भी कमी पर उनका धैर्य जवाब दे जाता है और आंखों से पानी बरसता है। बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। तो घर में जब बहन आई है तो उसे दुख का वातावरण मिल रहा है। और कहना मस्त हूँ मैं, पंक्ति में कवि का ऐसा कहना किस ओर संकेत करता है कि अपने दुख को परिजनों से वह छिपाना चाहता है, ताकि उसके माता पिता उसकी वास्तविक पीड़ा जानकर और दुखी ना हो जाएं। इस कविता में किस बात को प्रमुखता से वर्णित किया गया है? घर की याद और अकेलेपन की पीड़ा। मेरी समझ, मेरे विचार। पेज नंबर 200 की प्रश्न उत्तर देखिए। कविता में वर्णित पिता के व्यक्तित्व की उन विशेषताओं का वर्णन कीजिए जिससे उनका बहु या आयामी रूप
सामने आता है। तो कविता में पिता का व्यक्तित्व शारीरिक शक्ति और कोमल भावनाओं का अद्भुत मिश्रण है। वे शारीरिक रूप से इतने स्वस्थ हैं कि बुढ़ापा उन्हें छू तक नहीं पाया है। ये अभी भी दौड़ लगा सकते हैं और खिलखिलाकर हंसते हैं। मानसिक रूप से वे इतने साहसी हैं कि मौत या शेर के सामने भी नहीं हिचकते। उनकी आवाज में बादलों जैसी गर्जना है। इसके विपरीत उनका हृदय नवनीत, नवनीत कहते हैं मक्खन को, समानार्थी शब्द है, के समान ही कोमल है। वे अपने पांचवें बेटे यानी कि कवि भवानी को याद कर बच्चों की तरह रो पड़ते हैं, जो उनके अत्यंत संवेदनशील और स्नेही रूप को उजागर करता है। दुख डटकर देखता हूँ, यह कथन मनुष्य के संघर्षशील स्वभाव को उजागर करता है। तो कविता के आधार पर बताइए कि कठिन परिस्थितियों में कवि किस प्रकार धैर्य, साहस और त्याग का परिचय देता है। तो जेल की कठिन परिस्थितियों और घर के वियोग में भी कवि अटूट धैर्य का परिचय देते हैं। वे अपनी पीड़ा को अपने तक ही सीमित रखते हैं ताकि उनके घर वाले दुखी ना हो। वे सावन के माध्यम से संदेश भेजते हैं कि वे यहाँ मस्त हैं, पढ़ाई लिखाई और सूत काटने में व्यस्त है। उस समय जेल में कैदियों को सूत काटना पड़ता था और वे खुद से भी बाद में गांधी जी की प्रेरणा से चरखे पे सूत काटने लगे थे और डटकर दुख का सामना कर रहे हैं। अपनी वास्तविक स्थिति, उस रात भर जागना, जैसे रात भर जागना है ना, और छिपा कर अपने परिवार की खुशी के लिए आत्म संयम और साहस का परिचय देते हैं। कविता में बार बार वर्षा का वर्णन कवि के भावों को किस प्रकार व्यक्त करता है। वर्षा कवि की स्मृतियों और पीड़ा को जीवंत रखने का माध्यम है। जैसे जैसे बाहर पानी गिरता है, वैसे वैसे कवि की पीड़ा आंखों से बरसती है। परिजनों की यादें तैरने लगती हैं, मन हिलोरे लेने लगता है, प्राण मन गिरता है। पंक्ति दर्शाती है कि बरसता पानी उनके मानसिक क्लेश और पीड़ा को दर्शा रहा है, सघन बना दे रहा है। वर्षा यहाँ केवल एक प्राकृतिक घटना नहीं बल्कि कवि के विरह और आंसुओं का प्रतीक है। कविता से उन पंक्तियों को चुनकर लिखिए और भाव स्पष्ट कीजिए जिनसे माँ की भावनात्मक मजबूती का परिचय मिलता है। माँ की भावनात्मक मजबूती इन पंक्तियों में स्पष्ट होती है कि पाँव जो पीछे हटाता कोख को मेरी लजाता। मतलब देश के लिए अगर वो बलिदान ना देते, जेल ना जाते, तो तुम्हारी गोद को, कोख को मैं लजा देता। इस सब मुझे कायर कहते। इस तरह हो ना कच्चे, है ना, रो पड़ेंगे और बच्चे। तो उन्होंने ठीक से निभाया। यदि वह संघर्ष से डरकर पीछे हट जाते तो यह उनकी कोख के लिए लज्जा की बात होती। यह पिता को खुद संभालने के लिए प्रेरित करती है ताकि अन्य बच्चे उन्हें रोता देख दुखी ना हो। कविता का कौन सा अंश आपको सबसे अधिक भावनात्मक और प्रभावी लगता है और क्यों? तो यह एक व्यक्तिगत विचार है, लेकिन पाठ के आधार पर आपको अपने आप ही लिखना है। पर एक सुझाव मैं दे रही हूँ बस। कविता का यह अंश सबसे प्रभावी है जहाँ कवि सावन से यह आग्रह करता है कि वह मेरे घर जाकर उनकी सच्चाई ना बताए। कवि का यह कहना कि कह देना जागता हूँ, आदमी से भागता हूँ, हृदय को छू लेता है। यह हिस्सा इसलिए प्रभावी है क्योंकि यह एक बेटे के अपने माता पिता के प्रति असीम प्रेम और निस्वार्थ त्याग को दर्शाता है, जहां वह खुद लिख लिख कर जल कर भी उन्हें सुखी देखना चाहता है। फिर आगे ये अभ्यास खंड के विधा से संवाद के प्रश्न है। ठीक है, आप इनका अभ्यास करिएगा, पढ़िएगा। इस पीपीटी में सारे प्रश्न उत्तर हैं, आपको सब मिल जाएंगे। उस पाठ्य पुस्तक जो बैक एक्सरसाइज है सारी मिल जाएगी। इतना ही नहीं, मैंने एक्स्ट्रा काम भी किया है, सृजन के भी उत्तर दिए हैं। उपसर्ग, प्रत्यय और मुहावरे जैसा कि आपको पता ही है पाठ में से ही पूछे जाएंगे। और एक उदाहरण के तौर पर कथन और कारण का भी प्रश्न दिया है। अब एक सृजन का प्रश्न है कल्पना के आधार पर कि यदि माँ को पत्र लिखना आता तो वे कवि को पत्र में क्या लिखती। तो माँ अपनी ममता और साहस का परिचय देते हुए लिखती,
अगर वो राष्ट्रभक्त होती, मेरे लाल भवानी तू अपनी सेहत का ध्यान रखना, तेरी याद तो आती है, पर मुझे गर्व है कि तूने देश के लिए जेल जाना स्वीकार किया। अगर तू डर कर पीछे हट जाता तो मेरी कोख लजा जाती। यहाँ तेरे पिताजी और भाई बहन सब ठीक है, तू बिल्कुल मत घबराना। हम सब ठीक है, हमारी चिंता मत करना। फिर इसी तरह से आप संवाद के रूप में भी लिख सकते हैं। ये क्रिएटिव राइटिंग है इस पे पाठ के आधार पर। अब यदि आपको किसी प्राकृतिक उपादान को, जैसे कवि ने बादल सावन को अपना संदेशवाहक बनाया है, अगर आप किसी ऐसी चुनौतीपूर्ण स्थिति में हैं, तो किसे आप संदेशवाहक बनाएंगे और क्यों? तो मैं अपना वाहक सूर्य और हवा को बनाना चाहूंगी कि वो चाहे मेरी बेटी को संदेश दे दे कि मैं ठीक हूँ, मेरी चिंता ना करे, अपना ध्यान रखे, स्ट्रांग बने, मजबूत बने। दुनिया जंगल है, लेकिन जैसे कीचड़ में कमल खिलता है, इस दुनिया रूपी कीचड़ में हमें कमल बन के खिलना है, घबराना नहीं है, मजबूत बनना है, किसी के डराए नहीं डरना है। ठीक है। और यह शीतल स्पर्श बनकर मेरी संवेदनाओं को अपने हृदय तक पहुंचाने में सक्षम है। सूरज की किरणें हर जगह जाती हैं, हर इंसान पर जाती हैं, हवा सबको स्पर्श करती है, इसलिए ये पाठ के उपसर्ग, प्रत्यय और समानार्थी मुहावरे हैं। ये देखिए समानार्थी शब्द है उर कहते हैं हृदय, मन, श्रेष्ठ और उत्तम को। हास यानी कि प्रसन्नता, खुशी, हंसने की क्रिया। क्लेश क्या है? दुख, पीड़ा, क्रोध, राग, द्वेष। परिताप, अत्यधिक दुख, शोक, भय, अत्यधिक ताप, जैसे नवनीत, मक्खन, माखन, कोमल। अभागा, भाग्यहीन, दुर्भागी। धीर कहते हैं दृढ़, गंभीर, अविचलित को। चतुर्दिक, चारों ओर या चौगुर्द, चारों दिशाएं। तिरना, तैरना, उतरना, पार होना। घनेरा, घना, गाढ़ा, सघन। उमंग, उल्लास, मौज, जोश, आकांक्षा। ठीक है, इनको पढ़िएगा, अभ्यास करिएगा। अब इसमें दो मुहावरे आए हैं, सोने पे सुहागा, अच्छे में और अधिक अच्छा होना। जैसे पिता अपने 5वें बेटे को अपने 4 से श्रेष्ठ मानते हैं, है ना। अब अगर वह भी घर आ जाता तो वो सोचते हैं कि सोने पे सुहागा होता। कोख लजाना, कायरता दिखाकर माँ को अपमानित करना। तो कवि का जेल जाना कोख को गौरवान्वित करता है, ना कि कोख को लजाता नहीं है। पाठ में प्रयुक्त मुहावरे और भी आए हैं, जैसे सोने पे सुहागा, कोख लजाने के साथ साथ पांव पीछे हटाना, धीर खोना, दुख डटकर ठेलना। दुख डटकर ठेलना मतलब कठिन परिस्थितियों का साहस और मजबूती से सामना करना। कवि जेल के संदेश में सावन से कहते हैं कि वे यहाँ दुखों का डटकर ठेल रहे हैं। दुखों को, आदमी से भागना, अत्यधिक पीड़ा या अकेलेपन के कारण लोगों से मिलना जुलना बंद करना या कतराना। तो कवि जो है जेल के अंदर तो आदमियों से भाग ही रहा था। उपसर्ग कौन सा है? अभागा, अजमा, भागा। निहायत, नि उपसर्ग है, हाय मूल शब्द और ता प्रत्यय। प्रत्यय कौन सा है? सजीले, सज प्लस ईले। स्वाधीनता, स्वाधीन प्लस त। स्व भी हो सकता है इसमें उपसर्ग, और अधीन मूल शब्द, और त इसमें प्रत्यय। पावनता, पावन जमा त। योग्यता आधारित प्रश्न, यदि आपको अपने घर से दूर किसी छात्रावास में रहना पड़े और घर की याद, कविता की कौन सी भावनाएं सबसे अधिक महसूस करेंगे? तो मैं अपनी परिवार का स्नेह, घर का वातावरण, गांव शहर की गलियां और प्रकृति की याद महसूस करूंगा। कविता हमें अपने घर और अपनों के महत्व का एहसास कराती है। कवि ने प्रकृति के माध्यम से अपनी मन की भावनाएं कैसे व्यक्त की हैं? तो कवि ने बादल, वर्षा, पेड़ पौधे और गांव के दृश्य का वर्णन करके अपने मन की, घर के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। प्रकृति कवि की भावनाओं का प्रतीक बन जाती है। ऐसे केस स्टडी के प्रश्न हैं, ये इमेजिन, कल्पना के आधार पर इन्हें पढ़िए और समझिए। तो विश्लेषणात्मक प्रश्न
मेरी समझ मेरे विचार से एक पत्ता टूट जाए बस की धारा रूठ जाएगा क्या आशय है। तो यह पंक्ति पिता की अत्यधिक संवेदनशीलता को दर्शाती है। बाहर से अत्यंत कठोर है लेकिन परिवार के किसी भी सदस्य को जरा भी खरोंच पत्ता टूटना यानी कि आने पर उनका स्नेह आंसुओं की धारा के रूप में बह निकलता है। सावन को दूत के रूप में ही क्यों चुना गया? सावन भारतीय साहित्य में विरह और मिलन का शाश्वत प्रतीक है। मेघदूत कालिदास की परंपरा का निर्वाह किया गया है। सावन की गतिशीलता और सर्वव्यापकता, मानसून तो सभी जगह बरसेगा ना बरसात के मौसम में, इसे एक आदर्श संदेशवाहक बनाती है। पाठ का संदेश क्या है? देशभक्ति और परिवार प्रेम प्रेम का अद्भुत संगम है। मातृभूमि पर न्यौछावर है ना, और फिर ठोस आधार है और पारिवारिक जड़ों से जुड़ाव है इसमें। भवानी प्रसाद मिश्र की कविता घर की याद, पारिवारिक प्रेम स्वतंत्रता सेनानी को कमजोर नहीं करता बल्कि उसे संघर्ष करने का एक ठोस आधार देता है। कवि यह सिद्ध करता है कि देश के लिए बलिदान का वास्तविक अर्थ वही समझ सकता है जिसे अपने परिवार से गहरा लगाव हो। कोख को ना लजाना सबसे बड़ा धर्म है। हमें ये बड़ी सीख मिलती है इस पाठ से। अब रचनात्मक कार्य क्या है? बारिश, झरने, इंद्रधनुष, बादल, कोयल, पानी, पक्षी, सूरज, हरियाली, फूल, फल आदि कोई भी प्रकृति विषयक माँ, पिताजी, भाई, बहन किसी एक का प्रयोग करते हुए अपनी स्वरचित कविता लिखिए और चाहो तो उसे पत्रिका में छपने के लिए भी भेज सकते हो। अगर आप छपवाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए और आप मुझे मैसेज करेंगे, फिर मैं आपको अपनी ईमेल आईडी बता दूंगी और आप मुझे भेज सकते हैं और मैं उसे चकमक, नंदन इत्यादि में छपवाने की बिल्कुल कोशिश करूंगी। अब पाठ का विश्लेषण एक स्लाइड में अगर हो तो ये देखिए, इसमें सब कुछ आ गया, निचोड़ है ये, है ना। हम प्रश्न पूछ सकते हैं आपसे, घर की याद किसको किसकी याद आ रही है, कवि का नाम क्या है ना, और स्वतंत्रता सेनानी की भूमिका कवि ने कैसे निभाई, उनका संपादन और कार्य क्या है, उन्होंने किसको संदेशवाहक और क्यों बनाया, परिवार का भावपूर्ण चित्रण कैसे किया है, कविता की पृष्ठभूमि क्या है, ये सारे सवालों के जवाब इस स्लाइड से हमें मिल रहे हैं। अब ट्रिक एंड ट्रिक्स की बात करें, जो कि मैंने आपको शुरू में बताया, मैं बताऊंगी। देखो, माइंड मैप अगर हम बना लेते हैं, प्लेन एक शीट लो A4 साइज और उस पे पाठ और उसके लेखक या कवि का नाम लिखिए और उसके 3-4 पॉइंट बना लीजिए, जैसे कीवर्ड्स, की लाइन, मुख्य विचार। 2-3 मुख्य विचार होते हैं, जैसे इस कविता का मुख्य विचार क्या है? घर, परिवार और देशभक्ति मुख्य विचार है इसका, है ना। और परिवार से बढ़कर हमारा राष्ट्र, राष्ट्र के प्रति समर्पण मुख्य विचार है। माता का व्यक्तित्व, पिता का व्यक्तित्व, सावन एक दूत के रूप में, माँ की ममता, ठीक है। तो ये सब लिख लिए और फिर केंद्रीय विषय लिख लीजिए, ज्यादा हुआ तो मूल भाव लिख लीजिए। यकीन मानिए जब आप परीक्षा देने परीक्षा भवन में बैठे होंगे और जब इस पाठ के प्रश्न आएंगे तो आपको यह जो माइंड मैप आपने A4 साइज प्लेन शीट पे बनाया होगा वह सामने आपका माइंड रिफ्लेक्ट कर देगा और आपको लग रहा है आप देख कर लिख रहे हो, राइट। एक और ट्रिक है 3S की। 3S क्या है? देखिए, सावन, सदस्य और संदेश। तो सावन का महीना है, जेल में कवि है, घर के सदस्यों की उसे याद आ रही है, और तीसरा है संदेश, और वह सावन के हाथ संदेश भिजवा रहा है। तो भवानी प्रसाद मिश्र की घर की याद कविता को बच्चों को समझाने के लिए 3S की यह ट्रिक जादुई काम करती है। इससे पूरी कविता का सार कम दिमाग में बैठ जाता है। 3S कौन से हुए? सावन, सदस्य और संदेश। याद रखने का तरीका, जेल में कवि की स्थिति और जो वह घर संदेश भेजना चाहता है। कवि सावन से कहता है कि घर जाकर मेरी खुशहाली का सत्य पॉजिटिव वे में संदेश देना, लेकिन मेरा नेगेटिव सेंस, मेरा दुख, पीड़ा, एकाकीपन ये मत कहना। सारी सच्चाई भी मत बताना कि मैं जेल में कैद हूँ, है ना, ताकि वो दुखी ना हो, राइट। तो ये देखिए, आपको मैंने ट्रिक एंड टिप्स बताई है। 3 चीज याद रख लो, सावन, सदस्य, सदस्य, संदेश। पूरी कविता आपको लर्न हो जाएगी और फिर वर्णन तो आप कर ही लेंगे, एलाबरेट कर लेंगे, है ना। तो धन्यवाद, शुभ दिवस। वही है, अगर
वीडियो पसंद आई है लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, अगली वीडियो की सूचना के लिए बेल आइकन क्लिक करें ऑल पर। फिर अगली सूचना वीडियो के आपके साथ अपने आप ही आ जाएगी। वीडियो मंदी चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि यहाँ ट्रिक एंड टिप्स के साथ रोचक अंदाज में आप हिंदी भाषा के पाठ सीख सकते हैं, परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। शुभ दिवस।